कि जैसे उस लड़की का था, वो 3-4 लड़के घुमा रही थी एक साथ। उसका क्या मोटिव था? उसका ये था कि वो हॉस्टल में रहती थी, कि मुझे आराम से पिक एंड ड्रॉप करे, कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट करे, मुझे आने जाने में सुविधा, मुझे किसी से रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना है, मुझे ना फन करना है, एक मतलब मज़ा करना है बस लाइफ में, मेरे को कोई कमिटमेंट नहीं करना है, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, कुछ नहीं है। उसका बिल्कुल पर्पस एकदम से क्लियर था। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जब आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा हो, आप उससे बेहद प्यार करते हैं, आप उसी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उसी के लिए जी रहे हैं, आप उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उसे पसंद है, आप अपने आप को भी भूल बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपकी सांसें भी उसी के लिए चल रही हैं, और वो इंसान आपके साथ ऐसा करे, आपके होते हुए किसी और को डेट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और अगर आप कुछ क्लू पकड़कर उसे बोलते भी हो ना कि कुछ तो उसको इस तरीके का डाउट हो रहा है, क्या बात है, आप क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको ही शट अप कर देता है, तो कैसा लगता होगा? हाय माय डियर वंस, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ। आपको पता है, इस तरीके के बहुत लोग होते हैं जो एक पर्सन के पूरे समर्पण करने के बाद भी, उसके बेइंतहा प्यार करने के बाद भी वो उसके लिए लॉयल नहीं रहते। वो उसको चीट करते ही हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, और सच्चाई अगर वो जान ले और वो पूछने की कोशिश करे तो वो ऐसा इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि सामने वाले को ही गिल्ट में डाल देते हैं कि वो ना शक कर रहा है, उसने बहुत हर्ट कर दिया उस पर्सन को, अच्छा नहीं किया उसने। वो पर्सन भी बहुत प्यार करता है, लेकिन ना आज दिल तोड़ दिया, अब मन नहीं है साथ रहने का, अब ना दरार आ गई है, सही नहीं किया ये, और उस पर्सन को गिल्ट में छोड़ देता है कि जैसे उसके शक करने की आदत की वजह से ये रिश्ता टूट रहा हो, इस रिश्ते में दूरी ऐसी आ रही हो। तो क्या करें ऐसे लोगों का, समझते हैं ज़रा डिटेल में। मैं आपको ना 2-3 छोटे छोटे से शॉर्ट में केस एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे पास ना एक लड़की आई, अब वो अपने बॉयफ्रेंड से पूरा जी जान से, उसको शादी से पहले पति मानकर उसकी पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक तन मन धन से सेवा करना, तन और मन नहीं, धन से भी सेवा कर रही थी। उसको कभी भी अगर ज़रूरत होती थी तो वो अपनी सेविंग्स में से उसको फाइनेंशियल हेल्प भी करती थी, और पूरी तरीके से उसके लिए कमिटेड थी, और पूरी तरीके से उसके लिए लॉयल, ऑनेस्ट, हर तरीके से, मतलब वो ही उसकी ज़िंदगी था, और वो उसको शादी करे बिना ही पति मान चुकी थी। लेकिन वो लड़का उसको चीट कर रहा था, उसको धोखा दे रहा था, और वो उसके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा था। उसके माइंड में पहले से ही क्लियर था कि मुझे इससे शादी वादी नहीं करनी है, और जस्ट ठीक है, इतना केयर करती है, खाने पीने का भी ध्यान रखती है, जब बुलाओ आ जाती है, फिज़िकल बेनिफिट भी उठा रहा था, उसको उसके इमोशंस की रत्ती भर भी कदर नहीं थी, और उससे फाइनेंशियल हेल्प भी ले रहा था। तो अब इस लड़की को जब डाउट होने लगा, जब वो उससे मिलने जाती थी, उसके रूम पर देखती थी, उसको कुछ कुछ ऐसे क्लूज़ मिलते थे, तो वो पूछती थी। जैसे एक बार उसको बेडशीट पर ब्लड के कुछ क्लॉट्स मिले। अब ब्लड के क्लॉट्स कहाँ से आएंगे? अब उस लड़के के हाथ पे कहीं पर कोई कट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा कि उसको चोट लगी हो, उसका ब्लड हो वो। तो उसको डाउट हुआ कि ब्लड के क्लॉट्स कहाँ से आए यहाँ पर। तो उसने साफ साफ ऐसे कह कर उसे मैनिपुलेट कर दिया कि एक दोस्त आया था, उसके हाथ में चोट लग रही थी और उसका ब्लड यहाँ पर गिरा हुआ होगा। लेकिन उसको जब लंबे लंबे बाल भी मिल रहे हैं वहाँ से, वो उसका रूम अरेंज करे कि चलो भाई मैं यहाँ आई थी, अब इसके लिए थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ। उसको लड़की के लंबे बाल भी मिल रहे हैं, तो उसे मैनिपुलेट करा है कि वो मेड के बाल हैं, मेड ने साफ़ सफाई की थी तो मेड के बाल टूट के गिर गए होंगे। तो वो लड़की बार बार उस पर विश्वास करी थी, लेकिन क्योंकि वो लड़का उसे चीट ही कर रहा था, ना तो वो ब्लड उसके दोस्त का था और ना ही वो बाल मेड के थे, वो तो उस लड़की के थे जिसके साथ वो अफेयर कर रहा था, जिसके साथ, जिसकी वजह से वो उस लड़की को, जो बिल्कुल इनोसेंट थी, चीट कर रहा था। इस तरह से उस लड़की को बहुत सारे क्लूज़ मिले, लेकिन वो हर बार
उसको समझा देता था, मैनिपुलेट कर देता था, लेकिन जब उसके हाथ सॉलिड प्रूफ लग गए फिर कैसे वो डिनाई करता उस रियलिटी को। तो उसको जब सॉलिड प्रूफ मिले, उसका बहुत ज़्यादा दिल टूटा, तब भी उसने उस चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया कि वो आईडी उसकी है ही नहीं, वो आईडी तो हैक हो गई। तो अब हर तरीके से वो मैनिपुलेट कर कर उसको रो रहा है, धो रहा है कि मेरी तो आईडी पे हैक हो गई थी और मेरा एक दोस्त है जो मुझसे इस तरीके की दुश्मनी निकाल रहा है, उसने कहा था एक बार कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें हासिल करेगा किसी भी उस पर, और वो ना किसी भी हद तक चला जाएगा तुम्हें और मुझे दूर करने के लिए। इस तरीके से रोना धोना ये सब करके मैनिपुलेट करके उसने उसको पूरा कन्विंस कर लिया। और उसने फिर ये गेम खेलना शुरू कर दिया उसके साथ कि तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया, दूसरा जो कोशिश कर रहा था तुम बहकावे में आ गई और तुम मुझे लगातार लंबे समय से हर्ट कर रही हो, अब ना मेरा दिल टूट गया है। ऐसे ये बहाना लेकर उसने उसके कॉल्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, उसके मैसेजेस को बहुत ही डिले रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मिलने में आनाकानी करते 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 जब उसे लगा कि अब बेटा तेरी पोल पट्टी खुल ही सकती है बहुत अच्छी तरीके से, और मैनिपुलेट करने की भी कहते हैं ना एक हद होती है, उससे ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो उसने उसी के ऊपर सारा का सारा एक ब्लेम करके कि जैसे वो बार बार हर्ट कर रही थी और उसने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, उसको ही गिल्ट ट्रिप पर ले गया और उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। यह है एक केस। ऐसा ही दूसरा केस, यहाँ पर लड़की चीटर थी, वो एक लड़के को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रही थी, और एक लड़के को क्यों 3-4 और भी लड़कों को मैनिपुलेट कर रही थी, और वो सबसे बेनिफिट ले रही थी, किसी से फाइनेंशियल तो किसी से फिजिकल बेनिफिट ले रही थी, और किसी से कहते हैं ना फ्री की सर्विस, यहाँ चले जाओ मेरा काम करा दो, ये मेरे लिए कर लेना, मुझे पिक कर लेना, मुझे ड्रॉप कर देना, इस तरीके के बेनिफिट्स ले रही थी वो। तो 3-4 लड़कों को एक साथ इस तरीके से अपने जाल में फंसाकर धोखा देने वाली उसकी एक मेंटालिटी बन गई थी। और इसी बीच में एक लड़का उसके लिए सीरियस हो गया, और वो तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी क्योंकि वो तो पहले से क्लियर थी कि उसको किसी से फाइनेंशियल तो किसी से फिजिकल गेन या किसी से उसकी सर्विसेज का फ़ायदा उठाना है, ऐसे ही वो किसी के लिए सीरियस नहीं थी। लेकिन एक लड़का उसके लिए इनमें से सीरियस हो गया और वो उससे लव एक्सप्रेस करने लगा, उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर बहुत सारी चीज़ें करने लगा, और वो सेंस भी कर रही थी इस बात को कि ये सीरियस हो रहा है, लेकिन वो बस अपनी ही उसमें धुन में कि हाँ ठीक है, क्या है, तोड़ देंगे दिल, इस तरीके से वो कर कर लगातार उसको इस तरीके से घुमाई जा रही थी। लेकिन वो लड़का सीरियस होता जा रहा था और उसको ज़रा भी कानों कान ये कहते हैं ना भनक नहीं लग रही थी कि ये लड़की इतनी बड़ी मैनिपुलेटर, इतनी बड़ी चीटर है, ऐसे मतलब मेरे साथ कर रही होगी और भी लड़कों को घुमा रही होगी। और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, बिल्कुल उसने भी ऐसी मैरिज टाइप सपने देख लिए और उसको इस तरीके से पैम्पर करके रखने लगा जैसे उस लड़की की टेक केयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कोई इंसान अपनी वाइफ की टेक केयर करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है इस तरीके से। और जब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया तो तब उसने क्या कंप्लेन करनी शुरू करी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टोका टाकी करते हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा मुझ पे नज़र रखते हो, बहुत ही पजेसिव होते जा रहे हो, अभी पति नहीं बने हो, पति जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो, इस तरीके से मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। क्योंकि वो लड़का आउट ऑफ कंसर्न उसको इस तरीके से बोलता रहता था कि मैं लेने आ जाऊँगा, या वो उसको कपड़े के लिए भी थोड़ा बहुत कभी जेन्युइन एडवाइस देता था, वो लेट नाइट पार्टीज़ के लिए कभी उसको मना कर देता था। इस तरीके की जो जेन्युइन कंडीशन होती है उसके लिए वो थोड़ा सा अपना आप ही एक एडवाइस उसको देने लगा था, क्योंकि वो हक समझने लगा था। लेकिन उसने इन्हीं सब बातों को मुद्दा बनाकर उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया और उसको बुरी तरीके से मैनिपुलेट करके उसको हर्ट कर दिया इस तरह। और ऐसा ही उसको भी गिल्ट ट्रिप पर लेकर गई कि भाई जैसे वो लड़का जो है ना उसके साथ बहुत ही जास्ती कर रहा है। अब देखिए, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए जो कि अनमैरिड थे। अब एक और एग्जाम्पल दूंगी मैं फाइनली आपको मैरिड का। ये लेडी बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली अपने हस्बैंड को। अब इसके हस्बैंड ने इसको चीट किया और इसकी ही फ्रेंड के साथ चीट किया। वो फ्रेंड घर पर आती थी और उसके हस्बैंड और फ्रेंड में बातचीत होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे उनकी क्लोजनेस हो गई। उस फ्रेंड की इनके घर पर विजिट्स और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उस लेडी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि मेरी फ्रेंड अब इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी क्यों आती है, क्या उसके कहते हैं ना नाक के नीचे ही उसके साथ क्या हो रहा है, वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाई।
और जब उसके हस्बैंड और उसकी फ्रेंड के बीच में इतना रिलेशन बढ़ गया कि वो फिज़िकल भी हो गए और बहुत कुछ अलग उनकी प्लानिंग चल रही थी कि अलग से फ्लैट ले लेते हैं, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पे मिल लेंगे, आगे आगे यहाँ पर मिलना मुश्किल होगा एंड ऑल काइंड ऑफ इस तरीके की वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा भी प्लानिंग हो गई कि सब उस लेडी को व्हाट्सएप चैट जो उसने पकड़ी उससे पता चला कि उनकी क्या प्लानिंग चल रही थी। फिर उसने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स करी उनकी कि जब उसके हस्बैंड इस तरीके से घर पे होते थे और अकेला छोड़ देती थी उन्हें, तो वो रिकॉर्डर वहाँ पर चालू रख जाती थी कि किस तरीके की बात करें, किससे बात करें। तो उसके लिए बहुत ही शॉकिंग था कि मेरी ही फ्रेंड के साथ अफेयर चलाकर इस लेवल तक पहुँचकर अब अलग भी फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, मुझे चीट करने की सोच रहे हैं। तो सोचिए कि क्या बीता होगा उस लेडी के दिल पर, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से उसी का घर बनाने में, उसी के बच्चे पालने में, उसी के खाने पीने कपड़े लत्ते संगवाने में पूरी तरीके से समर्पित थी। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। अब चाहे आप शादीशुदा हो या आप अभी अनमैरिड हो, जब आप किसी को मन से अपना मान लेते हैं तो कहते हैं ना कि बिन फेरे भी आप उसके हो जाते हैं। तो दर्द उतना ही होता है जितना किसी शादीशुदा को होता है अगर आप अनमैरिड भी हैं, क्योंकि चीटिंग है। वो बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, चीटिंग तो चीटिंग है, उसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब समझे ज़रा, फितरत होती है कुछ लोगों की कि उनकी ना नेचर में होता है ऐसे कि उनको ना एक पार्टनर के साथ, वो चाहे कितना भी लॉयल हो, कितना भी डेडिकेटेड हो, उसके साथ नहीं टिकना होता। तो कुछ लोग तो ऐसा फितरत की वजह से करते हैं कि उनकी ऐसी, मतलब उनका जो सर्कल है इस तरीके से रहा हो, उनकी कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से हो गई हो। जैसे इस वाले जो मैरिड वाली लेडी का केस था, इसमें जो उसके हस्बैंड थे, इसके फादर ने भी 2 शादियां कर रखी थी। मतलब उनके जो लेडी थी उनके ससुर की 2 वाइफ थी और उनको ऐसा ही इन्वायरमेंट उनके घर में और भी उनसे मिला कि चाचा भी उनके बहुत अफेयर चलते रहते थे, इस तरीके का इन्वायरमेंट मिला। और उनके घर में ये नॉर्मल था कि आदमी तो मतलब एक के अलावा और भी 1-2 औरतों से संबंध रख सकते हैं, आदमी की तो फितरत ही ऐसी होती है और ये तो नॉर्मल है, आदमियों के तो शौक़ होते हैं। और जस्टिफिकेशन भी उनके माइंड में ऐसा था कि पहले राजाओं की 2-2 3-3 4-4 7-7 रानियाँ नहीं होती थी, इतनी रानियाँ होती थी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं तुम्हारे उसमें कोई कमी थोड़ा ना कर रहा हूँ, तुम्हें भी फिजिकली खुश कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी फाइनेंसेस का ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हें भी खाना पीना कपड़े लत्ते सब कुछ दे रहा हूँ, घुमाने फिराने ले जा रहा हूँ। हर्जी क्या है अगर मैंने किसी और से ये सब चीज़ें कर ली तो उनकी ये जस्टिफिकेशन थी। तो ये फितरत का एग्जाम्पल है। दूसरा, आपका मोटिव, कि जैसे उस लड़की का था, वो 3-4 लड़के घुमा रही थी एक साथ। उसका क्या मोटिव था? उसका ये था कि वो हॉस्टल में रहती थी, कि मुझे आराम से पिक एंड ड्रॉप करे, कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट करे, मुझे आने जाने में सुविधा हो, कि कोई एक बॉडीगार्ड की तरह एक लड़का होगा, कोई मेरे फाइनेंसेस उठा रहा है, कोई मेरी फिजिकल नीड्स को पूरी कर रहा है। तो उसका एक पर्पस था क्लियर कि जस्ट मुझे किसी से रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना है, मुझे ना फन करना है, एक मतलब मज़ा करना है बस लाइफ में, मेरे को कोई कमिटमेंट नहीं करना है, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, कुछ नहीं है। उसका बिल्कुल पर्पस एकदम से क्लियर था। तो वहाँ पर वो इसलिए इस तरीके के बिहेवियर को कर रही थी। जो पहले वाला वो था, तो उसका जो था वो ये था कि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो अपने आप को भूल कर बिल्कुल कंप्लीटली उसी पर ही फोकस्ड हो गई थी। तो उसको ना धीरे धीरे उसका प्यार ऐसा लगने लग गया कि जैसे कि वो ना बर्डन सा है, और वो धीरे धीरे उसकी पॉसेसिवनेस से परेशान होने लगा। और फिर उसको एक लड़की मिली जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, और ऐसी लड़की जो कि फ्रेंडशिप लव में भी बिलीव करती है और अपनी आइडेंटिटी को जीने में भी मतलब बिलीव करती है, और उसको हेल्प कर रही थी। वो सिर्फ प्यार और ये केयर और बार बार पूछना कि तुम कैसे हो या उसी के हिसाब से हर समय रहने की बजाय वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस कर उस लड़के को हेल्प कर रही थी और ग्रो करने में, और वो उसको स्पेस भी देती थी। इसलिए उसका कनेक्शन उस लड़की से जिसके ब्लड के स्टेन और उसका बाल उसको वहाँ पर मिला था, वो ना उससे अट्रैक्ट होता चला गया, और धीरे धीरे वो लोग क्लोज आते चले गए। तो उनकी उस लेवल तक इंटीमेसी भी हो गई। तो आपके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर से, आपके बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग एटीट्यूड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आपके सिर्फ एक
क्लियर माइंडसेट है कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, मेरा तो पर्पस ये है कि यूज़ करना, मुझे दूसरों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। ये भी हो सकता है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, आपको लगता है आदमियों के लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसमें दिक्कत ही क्या है। तो कुछ इस तरीके के रीज़न्स सामने आते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि और भी रीज़न्स हो सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो अब आप चीटिंग का बदला चीटिंग से ही ले रहे हैं उससे, कि अच्छा अगर इसने मुझे चीट किया तो मैं भी सही, आप चीट करें। हो सकता है कि आपकी शादी ज़बरदस्ती किसी ने करवा दी हो और आपके घर वालों के प्रेशर में आपने शादी कर ली हो, लेकिन वो पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल नहीं है और आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। ये भी रीज़न हो सकता है चीटिंग का। एक चीटिंग का ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप एकदम से फिज़िकली इनकम्प्लीट सा फील करते हो, इसलिए आपको एक बाहर रिलेशन में जहाँ से आपकी वो नीड पूरी हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे पार्टनर की तरफ आप खिंचते चले जा रहे हो। रीज़न ये भी हो सकता है कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से खुद कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश उनको सबकॉन्शियसली रहती है, और जहाँ पर भी उनको ऐसा कोई पार्टनर दिखाई देता है जो उनको वो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है या वो फाइनेंशियल स्टेटस फील करा सकता है या किसी भी तरीके से उनकी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो वो वहाँ पर उसकी वजह से भी जा सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है कि उनका पार्टनर है, कि उनके साथ है, सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बट वो इमोशनली अनअवेलेबल है, तो उनकी इमोशनल नीड उन पर हावी हो जाती है और इसलिए भी वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है। और रीज़न ये भी होता है कि कांस्टेंट अगर आपका पार्टनर आपको ब्लेम शेम कर रहा है, छोटी छोटी बातों पर आपको कंपैरिजन करता है, आपको नीचा दिखाता है, हर बातों के लिए आपको गिनाता रहता है, शेम फील कराता रहता है, आप फैड अप हो गए उससे, तो आप मेंटल पीस सीख करने के लिए भी किसी दूसरे पर्सन के पास जा सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो मैंने काफ़ी रीजंस आपको बता दिए हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, कई बार सिर्फ हम हैपनिंग लगने के लिए भी ऐसा करते हैं कि हम एक से ज़्यादा पार्टनर रख लेते हैं, कुछ नया ट्राई करना, कूल बनने के चक्कर में भी, पीयर प्रेशर के चक्कर में भी। जैसे अभी मुझे यही पॉइंट पे याद आ गया कि मेरे एक क्लाइंट थे, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे थे, जब उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई, स्लीपलेसनेस बढ़ गई, तो वो अपना उसके लिए मेरे पास कंसल्ट करने के लिए आए थे। तो उन्होंने जब बताया कि मैडम मुझसे पास्ट में कुछ गलतियाँ भी हुई हैं और मैं ऐसे पीयर प्रेशर में कि मैं टूर पे जाता था तो मेरे साथ मेरे एक दो दोस्त और भी जाते थे, हम लोग बिज़नेस मीटिंग वगैरह अटेंड करने जाते थे, तो वहाँ पर वो लोग और लड़कियों के साथ अपने फ़िज़िकल और ये सब चीज़ें इंजॉय करते थे, तो उन्होंने मुझे भी ऐसे कई बार सजेस्ट किया, तो मैं पीयर प्रेशर में आ गया और मैंने भी इस तरीके से ना वहाँ पर जो भी वुमेन मुझे इजीली अप्रोचेबल लगी तो मैंने उसे अप्रोच किया, एंड एक दो दिन की मीटिंग में ही हम लोग फिज़िकल वगैरह हो गए। बट लेटर ऑन मुझे उस चीज़ का काफ़ी गिल्ट महसूस हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग इस तरीके से पीयर प्रेशर में भी इस तरीके से चीट कर जाते हैं। तो अब रीज़न कोई भी हो, चीटिंग चीटिंग है, चीटिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपका पार्टनर किसी भी वजह से आपको चीट कर रहा है, तो सबसे पहले ना आप ना एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपके साथ हो चुका है। फिर उसके बाद आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये चीटिंग क्यों हुई। उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करना है। उसके बाद अंडरस्टैंड करने के बाद कि चीटिंग क्यों हुई, उसकी फितरत की वजह से हुई, किसी प्रेशर की वजह से हुई, या आपकी तरफ से उसकी कोई नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, या आप ओवर पॉसेसिव हो गए थे, जो भी रीज़न है वो पूरा करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको उसी पार्टनर के साथ रहना है और आप उसको जो है ना अब छोड़ नहीं सकते, ऐसी स्टेज पर हैं, या आप इमोशनली इतना कनेक्टेड हैं उससे कि उसकी गलती भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी है, लेकिन अभी भी इमोशंस इतने इंटेंसली उससे कनेक्टेड हैं कि आपके लिए छोड़ना मतलब सोल्यूशन नहीं है, मतलब आप नहीं छोड़ पाएंगे उसे। वहाँ आपकी एक लिमिटेशन भी है, और या आपको अपना फ्यूचर उसके बिना नहीं दिखाई दे रहा है, या आपकी अपनी कोई और भी रीजनिंग हो सकती है जिसकी वजह से आप उस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। स्पेशली आफ्टर मैरिज डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए अपने जो पार्टनर है, जो चीटिंग पार्टनर है, उसको छोड़ना। अनमैरिड होते हैं तो कई बार लोग उसको छोड़ देते हैं और फिर मूव ऑन कर जाते हैं आगे, लेकिन मैरिज के बाद मोस्टली डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने अंडरस्टैंड किया रीजंस, फिर सबसे पहले ना आप एक्सेप्ट कीजिए।
और एक्सेप्ट कैसे करते हैं? हम सही तरीके से सोचकर। लोग जनरली इस तरीके की सिचुएशन में कैसे सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरी क्या कमी रह गई थी, मैंने कौन से पाप किए थे, मेरे साथ ही होना था, ये आदमी तो ऐसा ही है, या ये औरत तो ऐसी ही है। ये सब चीज़ें क्या है? टिपिकल वे ऑफ थिंकिंग है, जो आपके पेन को और वर्स करती रहती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये शॉकिंग है मेरे लिए, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी भी आ रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर ये रियलिटी है और मैं अब इसे एक्सेप्ट करती हूँ, और धीरे धीरे ही सही, पर मुझे पता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं इस फेज से बाहर निकल जाऊँगी। और इस बार मैं ध्यान रखूँगी कि दोबारा सेम एक्सपीरियंस मुझे कभी ना हो। जो कमियां मेरी तरफ से थी मैं उसे सुधारूंगी, और जो दूसरे की तरफ से मुझे कुछ रेड फ्लैग्स मिलेंगे तो उसके लिए भी मैं अवेयर रहूँगी और अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी। पर इस बार मैं ये चांस इसको देने के लिए तैयार हूँ, और मैं खुद से वादा करती हूँ कि अब रिपीटेडली ब्लेम शेम करने की बजाय हम अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे हमारा ये रिश्ता सुधर जाएगा। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो ये क्या है? एक हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग। ये आपको एक्सेप्टेंस दिलाएगा और आपको ग्रेजुअली सही इस फेज से बाहर निकाल देगा। क्योंकि होता ही इतना बड़ा शॉक जैसा है ना ये, तो एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता ही है। तो आप ये करें, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस करनी है। एंड कभी वो पुरानी अर्ज आए गुस्से के रूप में, आपको मन करे कि वही चीज़ मैं कह दूँ, ताना सा दे दूँ, नहीं। याद रखिए, सपोज़ कीजिए कि कोई एक पर्सन है जिसने चोरी की। अब उसने चोरी की, अब आपको पता चल गया, आपने उस टाइम पर गुस्सा कर लिया, ठीक है। अब लेकिन वो पर्सन बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई, जो भी रीज़न वो दे रहा है आपको, मैं सुधरना चाहता हूँ। लेकिन आप हर रोज़ उसे बोले तू चोर है, तू वही चोर है ना जिसने उस दिन चोरी की थी, तू कभी नहीं सुधर सकता। या बात बात पर हर समय शक की निगाह उस पर गड़ा के रखें। आपको लगता है कभी वो चोर एक शरीफ आदमी बन पाएगा, चोरी छोड़ पाएगा? नहीं। आप उसकी उस नेगेटिव इमेज को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगे, बार बार उस पर शक करके, बार बार उसको ब्लेम शेम करके, कि वो चाहता भी होगा ना तो भी नहीं उससे उभर पाएगा। उसे लगेगा अच्छा जब इतनी स्ट्रांग इमेज है तो इसी के साथ जी लो, वो गिव अप कर देगा। सेम इस केस में होगा। अगर आप अपने पार्टनर को बार बार वही चीज़ के लिए ब्लेम शेम करते रहेंगे तो आप उसे कभी भी चेंज नहीं होने देंगे। जो हो गया उसे याद दिलाने की बजाय उसके छोटे छोटे से इम्प्रूवमेंट्स को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, नज़र रखें। ये नहीं है कि आप इमोशंस में फिर बह जाएं और अपने आप को फिर से मैनिपुलेट होने दें, या फिर से आप अपने साथ चीटिंग का एक उस चांस दें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतने एंटीने अपने खड़े रखें और इतना ज़्यादा आप हाइपर विजिलेंट मोड में रहें कि जरा सी बातों को एक नेगेटिव डाउट की तरह से इंटरप्रेट करें और उसको बार बार चेस करते रहें, उसकी चेकिंग करते रहें, उसको बार बार ऐसा फील कराएं कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस चीज़ को टाइम देना है, क्योंकि हीलिंग में टाइम लगता है। लेकिन वो पर्सन एफर्ट डाल रहा है, आपको टाइम दे रहा है, जो कमिटमेंट उसने किया है, जो वो सॉरी फील कर रहा है, अगर वो उस पर खरा उतर रहा है तो उन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें। उसको भी जो है ना, इस सब चीज़ जो हुई है, जब उसकी बात खुल गई है तो उसको क्या है कि एक झटका लगा है, तो वो भी एक तरीके के ट्रॉमा से ही गुजर रहा है अभी। तो थोड़ी सी एम्पैथी उसकी तरफ भी रखते हुए कि जो भी जिस भी वजह से हुआ, अगर वो भी आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहा है, आप भी उसके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे तो इन सारे पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको ब्लेम शेम करना स्टॉप करना पड़ेगा, और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको धीरे धीरे उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और उसको हर दिन माफ़ करना होगा। कुछ दिनों तक लगातार आप जब करेंगे, आप चाहे माफ़ करें या आप एक्सेप्ट करें, सब आपको सही तरीके से सोचकर ही किया जाता है, तो उसको माफ़ करें। आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं अपने पार्टनर से, अपने रिश्ते को हील करने के लिए। होपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है, इस पर मैंने ऑलरेडी बेसिक और एडवांस दोनों पर वीडियो बनाई है, और मेरा जो इंग्लिश का चैनल है, इंग्लिश वाले चैनल पर भी होपोनोपोनो प्रेयर का 108 रिपीटेशन इंग्लिश में भी है, और केजे टॉक्स पर ही यही चैनल पर बेसिक और एडवांस दोनों ही होपोनोपोनो प्रेयर्स हैं। आप उसको देखें, उसमें 4 स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें आप बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप बोलेंगे मैं सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी ना गलती थी।
हील करना है तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो भी हुआ, नोइंगली अननोइंगली, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती है, एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। और आप फिर उसे ये 4 स्टेटमेंट्स को रिपीट करना स्टार्ट करेंगे इस फेथ के साथ कि आपके रिश्ते को हील कर रही है। तो इससे आप ना बहुत ही ऐसे मोड में आ जाएंगे जहाँ पर आप एक्सेप्ट भी इजीली कर पाएंगे आपके अंदर के जो हैवी इमोशंस, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और रह के वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, वो बातें याद आ रही हैं, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है, और आपके अंदर एक वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये आदमी कैसे कर सकता है, ये औरत कैसे कर सकती है, इस सब को ख़त्म करने के लिए, इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए, हैवी इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए ये बहुत हेल्प करती है। और यहाँ आप EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बॉडी में इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, तो उसमें आप टैप करके जहाँ पर भी आपके इमोशंस हैं ना, एक्नॉलेज करते हुए कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, एंड आई चूज़ टू रिलीज़, एंड नाउ आई एम बिकमिंग मोर कामर। अब मैं हर दिन और बेटर और काम होती जा रही हूँ। इस तरह से आप अपनी भी हीलिंग करें, क्योंकि सेल्फ हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस तरीके की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे वो जो अर्ज आती है गुस्से के साथ कि इसको कहो, पूछो उससे बार बार, इसको जलील करो किसी भी तरीके से, या छोटी सी भी कोई बात होगी फिर से उस पर अटैक करना, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिपीटेड अटैकिंग, ब्लेम, शेम आपके रिश्ते को कभी हील नहीं होने देगी, और आदमी को लगेगा कि दूसरे के साथ ही सुकून आएगा। वो या तो फिर से चीट करेगा, या फिर वो जो है ना आपसे बिल्कुल विड्रॉल मोड में चला जाएगा, वो खुद भी इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, और फिर वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं कि आप उसके साथ रहें और वापस से आपकी लाइफ ट्रैक पर आए, वो कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो उन पे भी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी सोशल लाइफ पर, आपकी सेक्सुअल लाइफ पर, हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप समझें इस बात को, और ब्लेम शेम करना आप बंद करें, क्योंकि आपका डिसीजन है, आप उसके साथ रहना चाहते हैं। अगर नहीं रहना चाहते तो फिर ठीक है, अगर आपकी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो माफ़ करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, एंड अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें। इस टाइम आपको सेल्फ केयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है। आप अपने आप को हील करने के लिए ब्रीदिंग, मेडिटेशन के साथ साथ अपने फ्रेंड से कैचअप करें, उनसे घुले मिलें, और कुछ हॉबी को आप अपनाएं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, है ना, और थोड़ा सा आप अपना फेथ स्पिरिचुअलिटी पे, गॉड पे, यूनिवर्स पर भी रखें कि जो हुआ शायद आपका कुछ पास्ट कर्मा कुछ कटा था, कुछ आपके कार्मिक अकाउंट बैलेंस होने थे। ये सब ना एक ऐसा है कि जो वाई मी जिसका जवाब नहीं मिल रहा होता ना, तो वो ना उसको शांत कर देता है, और सब्र हमें जल्दी आ जाता है। तो इस तरीके से आप ना जो भी कुछ हील करेंगे, ये सारे स्टेप्स लेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हील करने में मदद करेगा। और साथ के साथ आप ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखें कि जितना डैमेज हुआ उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता था, कितना और फाइनेंशियल लॉस हो सकता था, कितना और इमोशनल लॉस हो सकता था, माइट भी आपका पार्टनर और ज़्यादा उससे इन्वॉल्व हो जाता और आपको छोड़कर उसके पास भी जा सकता था, बहुत कुछ और भी वर्स्ट हो सकता था। तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि कम में ही बात निमट गई है, और अब वो पार्टनर आपके प्रति जेनरस होने के लिए, आपकी तरफ लौटने के लिए तैयार है। तो जब आप अपनी एनर्जी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो ग्रेजुअली ही सही, लेकिन आप हील हो जाते हैं। और साथ ही साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहें, अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाएं, और एक लिमिट सेट करें। सिर्फ पार्टनर आपकी ज़िंदगी नहीं है, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर से हुक हो जाएंगे, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा चिपक जाएंगे, आपकी दुनिया में बस वही रहेगा, उतना बड़ा हर्ट होगा आपको जरा सा भी उसके कुछ डिफरेंट एक्शन से या इस तरीके की चीटिंग से। तो आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी स्ट्रांग बनाएं, और साथ के साथ डेफिनेटली कोई रेड फ्लैग्स अगर आपको मिलते हैं तो उस पर भी आप ज़रूर ध्यान रखें, पर शक की नज़रों से नहीं, सिर्फ एक प्रोटेक्टिव नज़रों से। और वापस आप महसूस करेंगे कुछ ही दिनों और महीनों की मेहनत से आपका रिश्ता नॉर्मल हो गया। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्दी वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।